नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इसी के साथ तैयारी को बेहतर करने के लिए जो नए कैंडिडेट हमसे जुड़ रहे हैं, आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप शुरू से भी क्लासेस देख सकते हैं। इसी के साथ में हमारी एक टेस्ट श्रृंखला शुरू चल रही है, जो 12 टेस्ट उसमें दे दिए गए हैं। अगर आप लोग भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, परखना चाहते हैं कि किस तरह से पेपर बनता है, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, हमने पढ़ तो लिया है लेकिन इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, तो इस सब को जानने के लिए और तैयारी को और बेहतर करने के लिए अपनी एक सीट अगर आपको पक्की करनी है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम नवीन तथ्यों पर आधारित टेस्ट सीरीज है। प्रश्न एकदम नवीन तथ्यों को दृष्टि में रखकर बनाए जा रहे हैं। जो प्रश्न पत्र रहता है 125 प्रश्नों का रहता है, बिल्कुल परीक्षाओं की तरह, जैसे TGT PGT की आपकी परीक्षा होती है। हर पोर्शन से प्रश्न किया जाता है और इसी के साथ में 125 प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक टॉपिक विशेष से प्रश्न रहते हैं। हाँ, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। और एकदम नवीनता के साथ में नई रचनाओं को आपको कैसे तैयार करना है, ये सब भी पेपर के माध्यम से, टेस्ट पेपर के माध्यम से आपकी तैयारी हो जाती है। अगर बात करें तो इसमें 50 टेस्ट पेपर हैं, जो पेड है आपके लिए 750 रुपये मात्र इसका शुल्क है। ठीक है। और जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हो, या क्लास के अंत में हम आपको बता देंगे एक और अन्य नंबर है कि आप उस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, बात कर रहे थे हम लोग हिंदी में, और हिंदी भी काव्यधारा में जो प्रवृत्तियाँ थीं, अब चूँकि थोड़ा सा पड़ाव अंतिम काव्य की तरफ यदि बात करें तो थोड़ा सा अंतिम पड़ाव की ओर बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नई कविता और तार सप्तक प्रयोगवाद में हम चल रहे हैं। और इसी के साथ में नवगीत और बाकी चीज़ों को भी हम थोड़ा आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे बता दें आपको कि एक कवि के साथ में दूसरे कवि या तीसरे कवि भी सम्मिलित होंगे, इसीलिए आप ये ना जाइएगा, सर्च ना करिएगा कि हम इसी कवि को हमें पढ़ना है। यहाँ पे अब कवियों के अनुसार काम कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े कवि रहेंगे उनको एक ही क्लास में देखेंगे, वरना 2 से 3 कवियों को हम एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अभी के समय में तार सप्तक के जो कवि थे गिरिजा कुमार माथुर जी। गिरिजा कुमार माथुर जी के विषय में बात करें, जितना परीक्षा उपयोगी है उतना ही हम लोगों को पढ़ना है। तो गिरिजा कुमार माथुर, पहली बात तो यहाँ पे एक प्रश्न यही बन जाता है कि गिरिजा कुमार माथुर जो हैं, इसमें पति पत्नी कौन है तार सप्तक में। तो तार सप्तक में जो पति पत्नी है, तार सप्तक जो आपके 4 सप्तक निकले हैं, उनमें पति पत्नी की यदि बात करें तो गिरिजा कुमार माथुर और शकुंत माथुर। गिरिजा कुमार माथुर है और इनकी पत्नी शकुंत माथुर हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रश्न नवीन दृष्टि से बन सकता है कि पति पत्नी का जो जोड़ा है वो कौन है, या किनका संबंध पति पत्नी से है तार सप्तक में। तो गिरिजा कुमार माथुर और शकुंत माथुर है। बात कर लेते हैं जन्म की, तो जन्म 1919 में कहाँ, मध्य प्रदेश में हुआ था, और निधन 1994 ईस्वी में हुआ है। किसका? गिरिजा कुमार माथुर का। इनके माता पिता की यहाँ बात नहीं करेंगे, पत्नी की बात कर लेते हैं। पत्नी का नाम शकुंत माथुर है। ठीक है, और कवयित्री है ये। बात कर लेते हैं काव्य संग्रहों में, तो इनका मंजीर है 1941 का, नाश और निर्माण 1946 का, धूप के धान 1955 का, शिलापंख चमकीले 1961 का, जो बंध न सका 1961 का है, भीतरी नदी की यात्रा 1975 का काव्य संकलन है, पृथ्वी कल्प 1952 का काव्य संकलन है। और इसकी विशेषता यह है कि ये खंड काव्य है। असिद्ध व्यथा, और फिर है मैं वक्त के हूँ सामने, ये 1990 का है। और विशेष इसमें यह है कि इसको एक वर्ष बाद यानी कि 1991 ईस्वी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसको? मैं वक्त के हूँ सामने। बात कर लेते हैं जन्म कैद। जन्म कैद ये इनके नाट्य कृति है, यानी कि नाटक है 1958 का। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें 7 नाटक संकलित हैं। इनके छोटे छोटे जो 7 नाटक हैं वो इसमें संकलित हैं। बात कर लेते हैं मुझे और भी कहना है। इसका इन्होंने संपादन किया था एक लेख के रूप में। आलोचना में बात करें तो नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, ये आलोचनात्मक पुस्तक किसकी है? तो ये गिरिजा कुमार माथुर जी की है।
इन्होंने गंगनांचल यानी कि गिरजा कुमार माथुर जी ने गंगनांचल पत्रिका का भी संपादन किया था। ठीक है, तो ये रहता है इनका। इसी के बाद चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इनका मंजीर में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक तो ये प्रथम काव्य संग्रह है, प्रथम काव्य संग्रह है इनका। और मंजीर की जो भूमिका है, मंजीर की भूमिका भूल गए थे, ये निराला ने लिखी है। छायावादी कवि जो थे, भूमिका निराला ने लिखी, निराला ने लिखी है। ठीक है, और इसमें इनकी जो है 38 कविताएं संकलित हैं। ठीक है, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं आगे चल के, अगले कवि की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे समय नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ से रचनाओं से ही प्रश्न बनेगा, नवीन रचनाओं से, कि ये काव्य संकलन किसका है या खंड काव्य किसका है। अगर आप बात करें जैसे कि आपने कामायनी या छायावाद की जो अन्य रचनाओं को पढ़ा था, उनकी विशेषताओं को पढ़ा था, यहाँ पे उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। विषय क्षेत्र यहाँ से कम प्रश्न बनेगा, और यदि किसी का बनता भी है तो वो हम टेस्ट पेपर में आपको करा देंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह जन्म की यदि बात करें तो 3 जनवरी 1911 को हुआ। कहाँ पे? देहरादून। ये हम देख चुके हैं इनका जन्म कहाँ, ये कहाँ के थे, तो देहरादून के थे ये। और यदि निधन की बात करें इनके, तो इनका निधन हुआ है आपका 1993 में। ठीक है, 1993 में इनका निधन हुआ है। काव्य संकलन की बात कर लेते हैं। काव्य संकलन कौन कौन से हैं इनके? तो पहले नंबर पे है काव्य संकलन में कुछ कविताएं। कुछ कविताएं, समय की बात करें तो 1959। दूसरे नंबर पे बात करें कुछ और कविताएं 1961। कुछ और कविताएं 1961। तीसरे नंबर पे बात करें चुका भी नहीं हूँ मैं। चुका भी नहीं हूँ मैं, और इसका समय है 1975। चुका भी नहीं हूँ मैं 1975। फोर्थ नंबर पर बात कर लेते हैं इतने अपने पास 1980। इतने अपने पास 1980। पाँचवें नंबर पे बात करें तो उदिता। वैसे तो उदिता है, लेकिन इसी के साथ में पूरी रचना को यदि देखेंगे तो अभिव्यक्ति का संघर्ष। अभिव्यक्ति का संघर्ष, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, और ये रचना है 1980 की। छठे नंबर पे बात कर लेते हैं, तो अगली रचना है बात बोलेगी। बात बोलेगी 1981 की है। सातवें नंबर पे बात करें तो काल तुझसे होड़ मेरी। काल तुझसे होड़ मेरी, और समय की बात करें तो 1988 की ये रचना है, काल तुझसे होड़ मेरी। अगली रचना है कहीं बहुत दूर से। कहीं बहुत दूर से, कहीं बहुत दूर से, बहुत दूर से
सुन रहा हूँ। समय की बात करें तो 1995 है। 90 नंबर पे यदि बात करें तो है सुकून की तलाश। सुकून की तलाश, और ये 1998 की इनकी रचना मानी जाती है। बात कर लेते हैं तो लेख संग्रह में प्रसिद्ध कविताएं देख लेते हैं। पहले कविताएं, पहले नंबर पे बात करें तो टूटी हुई बिखरी हुई। टूटी हुई बिखरी हुई। दूसरे नंबर पे बात करें तो एक पीली शाम, महत्वपूर्ण है इनकी एक पीली शाम। तीसरे नंबर पे बात करें तो धूप कोठरी के आईने में खड़ी। धूप कोठरी के आईने में खड़ी। आगे एक कविता की ओर बात कर लेते हैं। अमन का राग, लंबी कविता है इनकी, छोड़ नहीं सकते इसको। अमन का राग, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इनके लेख संग्रह में। लेख में बात करें तो दोआब, ये निबंधात्मक लेख है, दोआब। इसी के बाद में डायरी की बात कर लेते हैं। डायरी विधा में क्या लिखा है तो शमशेर की डायरी। शमशेर की डायरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इनके रचनाओं के संबंध में। बात कर लिए पहले काव्य संकलन की। बात कर रहे थे शमशेर बहादुर सिंह। तो जन्म की बात करें तो 3 जनवरी 1911 को कहाँ, देहरादून में हुआ, और निधन 1993 ईस्वी में इनका हुआ था। काव्य संकलन, कुछ कविताएं 1959 में हैं, कुछ कविताएं 1959 में हैं, और ये इनका प्रथम काव्य संकलन है। और इसी के साथ में इनकी 31 कविताएं इसमें संकलित हैं। छायावादी, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी तीनों तरह की कविताएं इनकी इस संकलन में मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण है कुछ कविताएं। कुछ और कविताएं 1962-61 का है। इसी के बाद में चुका भी नहीं हूँ मैं, चुका भी नहीं हूँ मैं, और जैसा कि 1975 का है, और इसको 1977 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। आप अपने से नोट कर लीजिएगा। इतने अपने पास 1980 की रचना है। उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980 की है। बात बोलेगी 1981 की। काल तुझसे होड़ मेरी 1988। कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995। सुकून की तलाश 1998। ये रहे इनके काव्य संग्रह, ठीक है। और ये जो है आपके कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, ये लक्ष्मीकांत वर्मा, इन्होंने इसको संपादित करवाया था मरणोपरांत, ठीक है। इसी के बाद में कविताओं में बात कर लेते हैं। टूटी हुई बिखरी हुई, एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी। अमन का राग, अमन का राग महत्वपूर्ण है, लंबी कविता है अमन का राग। लेख लिखा है इन्होंने दोआब, जो एक निबंधात्मक है, निबंधात्मक लेख, ठीक है। इसी के साथ में डायरी विधा में बात करें तो शमशेर की डायरी इनकी डायरी विधा की रचना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा सा इनके विषय में जो आलोचक इनको क्या क्या कहते हैं वो जानते हैं। चलिए इसी के साथ में पहले इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कहानी संग्रह पे। कहानी संग्रह में बात करें तो पहली है प्लाट का मोर्चा।
प्लाट का मोर्चा इनका कहानी संग्रह है। और इसमें जो है रेखा चित्रात्मक कहानियां हैं, किसमें? प्लाट का मोर्चा में, ठीक है। और इसी के साथ में बात कर लेते हैं इनको किसने क्या कहा है। तो अग्गेय ने शमशेर को कवियों का कवि कहा है। कहा है। इसी के आगे बात कर लें तो ये सूक्ष्म सौंदर्य बोध के कवि माने जाते हैं। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। ये सूक्ष्म सौंदर्य बोध के कवि माने जाते हैं, शमशेर बहादुर सिंह। इसी के बाद में बात कर लेते हैं मलयज ने इन्हें शमशेर मूड्स के कवि हैं। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। और ये किसने कहा है? तो ये कहा है मलयज ने शमशेर को। इसी के साथ में बात कर लेते हैं शमशेर की शमशेरियत। शमशेर की शमशेरियत विष्णु खरे ने कहा है। ठीक है। और हिंदी उर्दू कविता का दुआब। दुआब मतलब होता है कि दो विशेष प्रवृत्ति या धाराओं। तो यहाँ पे जो दुआब है वो हिंदी और उर्दू भाषा का है। का दुआब स्वयं को कहा है। हिंदी उर्दू कविता का दुआब स्वयं ने कहा है, यानी कि अपने आप को इन्होंने कहा है हिंदी और उर्दू का दुआब। ठीक है। बात कर लेते हैं इनकी पत्रिकाओं में। तो रूपाभ, कहानी और नया साहित्य का संपादन किया था। शमशेर प्रणय जीवन, एक कथन और है कि शमशेर प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि है और ये कहा है मुक्तिबोध ने। ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की बात कर रहे थे तो कहानी संग्रह में प्लाट का मोर्चा है और इसको विशेष रूप से देखा जाए तो ये रेखा चित्र है प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का वो। ठीक है आपका। और इसी के साथ में इसमें रेखा चित्रात्मक कहानियां हैं। देखिए इसमें क्या कहते हैं आपका जो ये रेखा चित्र है, छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं। तो कुछ विद्वान इसको कहानियों की श्रेणी में रख देते हैं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये रेखा चित्रात्मक ही रचना है। और यदि रेखा चित्र विकल्प में नहीं रहता है तब आपको इसमें कहानी का चयन करना है। ठीक है। बात कर लेते हैं अग्गे ने शमशेर को कवियों का कवि कहा है। शमशेर को कवियों का कवि किसने कहा है? अग्गे ने, ये यानी कि शमशेर बहादुर सिंह सूक्ष्म सौंदर्य बोध के कवि माने जाते हैं। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, ये मलयज ने कहा है। शमशेर की शमशेरियत किसने कहा है? तो विष्णु खरे ने कहा है। हिंदी उर्दू कविता का दुआब इन्होंने स्वयं को कहा है।
ठीक है। ये भी प्रश्न बन सकता है कभी भी कि हिंदी दोआब का कवि किसको कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को। किसने कहा है, क्योंकि विद्वान ज़्यादातर कहते हैं, तो इन्होंने खुद को कहा है। रूपाव कहानी और नया साहित्य, ये पत्र पत्रिकाएं हैं, इनका संपादन शमशेर बहादुर सिंह ने किया है। शमशेर प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि है, ऐसा कहा है आपके मुक्तिबोध जी ने। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे एक रचनाकार को और देखते हैं थोड़ी तेज गति से। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे नए रचनाकार हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता की बात कर लेते हैं, थोड़ा तेजी से देखेंगे। तो जन्म की बात यदि हम करें यहाँ पे, तो जन्म है इनका 15 फरवरी 1922। कहाँ 22, और निधन 2000 ईस्वी को हुआ। मूल नाम पूर्णशंकर शुक्ल था। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, मूल नाम किसका? नरेश मेहता का। तो क्या है? पूर्णशंकर शुक्ल। ये देखिए, ये नाम से बन जाता है, तो जो पुराने नाम हो चुके हैं उनसे एक्सपर्ट आगे निकलेगा, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने 2 प्रकार के काव्य लिखते हैं, मुक्तक काव्य और खंड काव्य। पहले बात कर लेते हैं मुक्तक काव्य में। मुक्तक काव्य में बात करें तो बन पाखी सुनो, बन पाखी सुनो 1975 का। दूसरे नंबर पे बात करें तो बोलने दो चीड़ को, बोलने दो चीड़ को 1961 का है। आगे बात कर लेते हैं मेरा समर्पित एकांत, मेरा समर्पित एकांत, मेरा समर्पित एकांत 1963 का है। 4th नंबर पे बात करें तो उत्सवा, समय की बात करें तो 1979 है। 5वें नंबर पे बात करें तो तुम मेरा मौन हो, तुम मेरा मौन हो, और ये है 1982 का। ठीक है। 6 नंबर पे बात कर लेते हैं अगली, अरण्या। अरण्या की बात करें तो 1985 की है, मुक्तक काव्य। अगली बात करें आखिर समुद्र से तात्पर्य, आखिर समुद्र से तात्पर्य, और इसके यदि समय की बात करें तो 1988 है, 1988। इसी के बाद में बात कर लेते हैं पिछले दिनों, पिछले दिनों पिछले दिनों नंगे पैर, नंगे पैर 1989। आगे बात कर लेते हैं चैत्या 1993। ठीक है। इसके बाद में मुक्तक काव्य की बात की थी, अब कर लेते हैं खंड काव्य की बात। खंड काव्य में है संशय की एक रात, संशय की एक रात, संशय की एक रात 1962 है। दूसरे वॉइस पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। दूसरे पे बात कर लेते हैं महाप्रस्थान। महाप्रस्थान की बात करें तो 1964 है। तीसरे नंबर पे बात करें तो प्रवाद पर्व, प्रवाद पर्व की बात करें तो 1977 का है। 4th नंबर पे बात करें तो शबरी 1977 का है। 5th नंबर पे बात करें तो पुरुष या प्रार्थना पुरुष, प्रार्थना पुरुष 1985 का है। कविता में बात करें तो महत्वपूर्ण कविता है इनकी समय देवता, समय देवता इनकी महत्वपूर्ण कविता है। उपन्यास, चलिए अगले उस पे देखते हैं, स्लॉट पे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं थोड़ा सा। नरेश मेहता की बात कर रहे थे, जन्म 15 फरवरी 1922 को हुआ था और निधन 2000 ईस्वी को। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2000 ईस्वी में किस किस का निधन हुआ है, क्योंकि प्रश्न कभी भी घुमा सकता है। मूल नाम की बात करें तो पूर्णशंकर शुक्ल, यहाँ से प्रश्न बनेगा निश्चित है। आने वाली आगामी परीक्षाओं में जब भी मूल नाम से प्रश्न बनेगा तो इस तरह के उनसे बनता है, जैसे हमने तार सप्तक में, चौथे सप्तक में बताया था। तीसरे सप्तक की जो कवयित्री थी कीर्ति सिंह,
ठीक है, तो कीर्तिवाला सिन्हा। तो इस तरीके से प्रश्न बनता है। मुक्तक काव्य की बात करें तो बन पाखी सुनो 1975 का, बोलने दो चीड़ को 1961 का है, मेरा समर्पित एकांत 1963 का, उत्सवा 1979 का, तुम मेरा मौन हो 1982 का, अरण्या 1985, आखिर समुद्र से तात्पर्य 1988 का, पिछले दिनों नंगे पैर 1989, चैत्या 1993। खंड काव्य में बात करें तो संशय की एक रात 1962 का है, महाप्रस्थान 1964 का, प्रवाद पर्व 1977 का, शबरी 1977 का, प्रार्थना पुरुष या कहें पुरुष ये आपका 1985 का है। कविता की बात करें तो समय देवता महत्वपूर्ण कविता है। यहाँ पे प्रश्न कैसे बनता है, नरेश मेहता की ही चारों विकल्प में रचनाएं होंगी, वहाँ से आपको प्रश्न कर देगा कि इनका खंड काव्य है या खंड काव्य नहीं है, या मुक्तक काव्य है मुक्तक काव्य नहीं है। तो इस तरह से भी ये रचनाओं के नाम तो आपको याद ही रखने हैं इनके, और ये भी विशेष ध्यान रखना है कि कौन से खंड काव्य है कौन सा मुक्तक काव्य है, ठीक है। और बात कर ले थोड़ा सा तो बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत महत्वपूर्ण है, उत्सवा महत्वपूर्ण है, तुम मेरा मौन हो, अरण्या, और इसके बाद में है संशय की एक रात, महाप्रस्थान। खंड काव्य तो आपको सारे ही याद करने हैं, प्रवाद पर्व, शबरी, प्रार्थना पुरुष आपको सभी याद करने, और समय देवता इसको आपको भूलना नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे देखते हैं नरेश मेहता के विषय में। चलिए आगे बात करते हैं नरेश मेहता के विषय में। उपन्यास के क्षेत्र में बात करें तो पहला है डूबते मस्तूल। देखिए भूमिकाओं की यदि बात की जाए, इनकी विषय वस्तु क्या है, तो ये उपन्यास के समय में ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा उपन्यास किसका है। दूसरा है यह पथ बंधु था, यह पथ बंधु था 1962 का है। तीसरे नंबर पे बात करें तो धूमकेतु, धूमकेतु एक श्रुति, समय की बात करें तो 1963 का है। फोर्थ नंबर पे बात करें तो दो एकांत 1964, दो एकांत 1964 का है। पांचवें नंबर पे बात करें तो नदी यशस्वी थी, नदी यशस्वी थी, समय की बात करें तो 1967, ठीक है। इसी के साथ में बात करें तो प्रथम फाल्गुन, प्रथम फाल्गुन 1968 का है। और अगला है उत्तर कथा, और उत्तर कथा ये इनका दो भागों में है, उत्तर कथा दो भाग में है। तो प्रथम भाग की बात करें तो 1979 और दूसरा 1982, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कहानी पे। कहानी संग्रह में यदि बात कर लेते हैं तो पहले नंबर पे है आपकी तथापि 1962, तथापि 1962। दूसरी है एक समर्पित महिला, एक समर्पित महिला, और इसका समय 1965 है। तीसरे नंबर पे बात करें तो जलसाघर, बाकी कहानियों में भी हम इनको पढ़ लेंगे, 1987 की है। और अगला कहानी संग्रह है 1987 यही है। आगे बात कर लेते हैं नाटक में। नाटक में सुबह के घंटे, सुबह के घंटे समय की बात करें तो 1955 का है। दूसरे नंबर पे बात करें खंडित यात्राएं 1962 का, खंडित यात्राएं। यदि किसी को स्पष्ट ना हो तो आप वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, 1962 का है खंडित यात्राएं। आगे बात कर लेते हैं एकांकी में। तो एकांकी में इन्होंने लिखी है पिछली रात की बर्फ, पिछली रात की बर्फ, ठीक है। इसी के बाद में निबंध में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। निबंध में पहला है काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व 1972।
दूसरे नंबर पे है मुक्तिबोध एक निबंध। मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, क्षमा कीजिएगा, मुक्तिबोध एक अवधूत कविता 1987। तीसरे नंबर पे बात कीजिएगा शब्द पुरुष अज्ञे। शब्द पुरुष अज्ञे और समय की यदि बात करें तो 1989 का है। फोर्थ नंबर पे बात करें तो काव्यात्मकता का दिक्पाल। काव्यात्मकता का दिक्पाल। इसी के साथ में अगली की बात कर लेते हैं हम निकेतन। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं। नरेश मेहता की बात कर रहे थे तो नरेश मेहता के उपन्यासों को सीधे सीधे देख के निकलते हैं। भूमिकाएं जो भी कथा विषय वस्तु रहेगी वो उपन्यासों में देखेंगे। डूबते मस्तूल 1954 का, यह पद बंधु था 62 का है। 1900 धूमकेतु एक श्रुति 1963 का है। दो एकांत 1964 का उपन्यास है। नदी यशस्वी थी 1967 का उपन्यास है। प्रथम फाल्गुन 1968 का उपन्यास है। उत्तर कथा दो भागों में है 1979 और 1982। कहानी संग्रह में बात कर ले तो तथापि 1962 की है। एक समर्पित महिला 1965 और जलसाघर 1987 का महत्वपूर्ण है। नाटक में सुबह के घंटे खंडित यात्राएं 1962 का है। सुबह के घंटे 1955 का है। एकांकी की बात करें तो पिछली रात की बर्फ। निबंध में बात करें तो काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, थोड़ा सा महत्वपूर्ण, आप इसको नोट कर लीजिएगा, 1972 का। मुक्तिबोध एक अवधूत कविता 1987 की है, निबंध संग्रह है। शब्द पुरुष अज्ञे 1989 का है। काव्यात्मकता का दिक्पाल। और अगला है हम निकेतन। ठीक है, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं जो थोड़ा सा इनका बचा हुआ है। चलिए, थोड़ा तेजी से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, निबंध, ये हमें उस विधाओं में भी देखना है इनको, तो वहाँ पे विस्तार से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक साथ आपके पास सामग्री उपलब्ध हो जाए इसीलिए देख रहे हैं। बात कर लेते हैं जीवनी। जीवनी में बात करें तो हम अनिकेतन। हम अनिकेतन। आगे बात कर लेते हैं यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत में बात करें तो साधु नचले जमात। एक अकेला आकाश आप लिखिए। एक अकेला आकाश। ठीक है। पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार में पहला है अरण्या पर। अरण्या पर 1988 ईस्वी का साहित्य अकादमी। ठीक है। और इनको संपूर्ण साहित्य पर 1992 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, ये था आपके नरेश मेहता जी, यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए हैं। जीवनी, हम अनिकेतन, यात्रा वृतांत, एक अकेला आकाश और अरण्या पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1988 का, और संपूर्ण साहित्य पर 1992 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके नरेश मेहता जी यहाँ पे कंप्लीट हुए। जिन भी कैंडिडेट को या बच्चों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो कॉल कर सकते हैं, मतलब जो भी इंक्वायरी लेनी है टेस्ट पेपर डेमो में लेना है तो 9568802463 पे आप कॉल कर सकते हो। 12 टेस्ट पेपर आपके हो चुके हैं। शुल्क की यदि बात करें तो पहले ही कहा था कि सीमित समय तक के लिए ऑफर है। इस समय जो शुल्क है वो 750 रुपये है। 50 टेस्ट पेपर आपको इसमें दिए जा रहे हैं। ठीक है, और 125 प्रश्न रहते हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। ठीक है, ये है आपका
पूरा। तो 9568802463 पे आप कॉल करके अपनी जो रजिस्ट्रेशन है या जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। टेस्ट पेपर एकदम नवीन है, जिन कैंडिडेट ने ले रखा है उनको है कि हाँ वास्तविकता में नवीन टेस्ट पेपर है और जो एकदम बहुत विस्तृत भी है और नवीन तथ्यों का कि किस तरीके से पेपर सेट कर सकता है पेपर करने वाला, ये सब है। तो आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए अगर आपको पूरी ईमानदारी के साथ में आपको है कि इस बार की हमें एक सीट लेनी है तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 750 है। एक सप्ताह में आपको 2 टेस्ट पेपर दिए जाते हैं और पूरी मेहनत के साथ में। और जब आप प्राइवेट ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाते हैं, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको एक प्राइवेट ग्रुप से ज्वाइन कर दिया जाता है और उसमें आपको कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे कि एनी टाइम आप हमसे कॉन्टैक्ट कर, मतलब उसमें मैसेज दे सकते हैं अपना, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में किसी अगले नए रचनाकार के साथ में जो बहुत विशेष रहेंगे, देखेंगे उनको, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अगली क्लास तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत लेट अगर आप हो जाएंगे तो इतने सारे टेस्ट पेपर हम आपको दे देंगे तो फिर आप उनको नहीं कवर कर पाएंगे। प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर कवर करना जो महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ हैं या जो और भी व्यक्ति हैं, तो थोड़ा सा समय लगता है, नहीं हो पाता है। 125 प्रश्न को एक बार पढ़ना, सुबह टेस्ट पेपर मिलना, उसके बाद में उसको टेस्ट पेपर को लगाना, शाम को फिर उसकी उत्तर कुंजी मिलाना और उसके बाद देखना कि हमारा कितना सही हुआ है। 125 में कोई अभी 65-80 से ऊपर कोई जा ही नहीं रहा है। आप लगा सकते हैं कि पेपर का स्तर कैसा है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अगली क्लास तक के लिए जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, वरना पुराना रिवीजन कीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं एक अगले नए रचनाकार के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।